हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 279 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में साची के डैड ने बताया था उनकी शॉप बंद होने वाली है। अब वो बताते हैं कोई बड़ी कंपनी पूरे डिस्ट्रिक्ट को खरीद रही है और 50 मंजिल की बड़ी इमारत बनाने वाली है और यही रीजन है कि हमारी शॉप बहुत चलने लगी है, क्योंकि रूमर्स फैल चुके हैं कि हमारी शॉप बंद हो जाएगी। तो लोगों के पास हमारे फूड को एंजॉय करने के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। साची कहती है अगर हमारी शॉप जा रही है तो घर भी तो चला जाएगा, फिर हमें ब्रिज के नीचे रहना पड़ेगा। डैड कहते हैं ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ के ओनर हैं, इसीलिए वो हमें न्यू बिल्डिंग में रहने देंगे और उमिनो टाई के लिए वो हमें नीचे के किसी फ्लोर पे जगह दे देंगे। साची खुश हो जाती है क्योंकि बड़ी बिल्डिंग में उनका घर और शॉप होगी। डैड कहते हैं सभी लोगों ने ऑलरेडी अपने घर बेच दिए हैं, बस उनका घर बचा हुआ है क्योंकि नामी रेडी नहीं है। साची मॉम से रीजन पूछती है। मॉम कहती है ये इतना भी सिंपल नहीं हो सकता है और फिर वो घर से चली जाती है। डैड बताते हैं आजकल ये इसका रोज का हो गया है, मैं समझता हूँ ये इसके खिलाफ क्यों है, पर इस तरह टाइम हमें पीछे छोड़ देगा। फिर नागी और साची मॉम को ढूंढने जाते हैं। उन्हें वो चिल्ड्रंस पार्क में मिलती है। वो गुस्से में घर से चली गई थी पर उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो पार्क में बैठी हुई थी। साची कहती है उन्हें डैड से इस बारे में दोबारा बात करनी चाहिए, पर मॉम कहती है अगर डैड मान भी गए तो भी सभी नेबर्स नहीं मानने वाले। इस जगह से उनकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई थी। वो बताती है बचपन में हॉलीडेज में वो उन दोनों को इसी पार्क में लाती थी। साची कहती है इससे मुझे नागी का झूले पे से गिरना याद आ गया। नागी कहता है तुम भी तो बार्स पे से गिर गई थी। मॉम कहती है ये पार्क भी चले जाएगा, मुझे पता है मेमोरीज बीता हुआ कल है और ऐसा नहीं है कि मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रही हूँ। वो बताती है जब वो हाई स्कूल पास होने वाली थी तब उन्हें पता चला था कि वो प्रेग्नेंट थी और तब से वो इसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं। यहाँ रहते हुए उन्हें 18 साल हो चुके हैं। साची कहती है उस टाइम एरिका मॉम के पेट में थी। मॉम बताती है उस टाइम तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारे डैड को निकाल दिया था। उन्हें नहीं लगता था कि योहेई उमिनो टाई को संभाल पाएंगे और फिर हमने पास में ही एक पुराना कमरा रेंट पे लिया था और योहेई 3 पार्ट टाइम जॉब करते थे और जैसे तैसे गुजारा काटने लायक कमा लेते थे। और जब बेबी के पैदा होने का टाइम बहुत करीब था तब योहेई के डैड चल बसे थे। वो उमिनो टाई को अकेले चलाते थे और इतना सारा काम ही उन्हें ले डूबा। उन्होंने योहेई को अकेले पाला था और क्योंकि योहेई रिटर्न में उनकी केयर नहीं कर पाए इसीलिए वो बहुत हर्ट हुए थे और तब नामी ने डिसाइड किया था कि वो दोनों मिलकर उमिनो टाई को चलाएंगे। पर उमिनो टाई पहले जैसा नहीं रहा था, वहाँ का टेस्ट बदल चुका था। वहाँ के कस्टमर्स उन्हें छोड़कर जाने लगे थे। नामी नागी को बैक पे कैरी करके योहेई की हेल्प किया करती थी। उन दोनों ने कभी हार नहीं मानी थी। वो रोज मेहनत करते थे यही सोचकर कि किसी दिन वो उनके ग्रैंडपा के टेस्ट तक पहुँच जाएंगे या फिर उससे भी अच्छे पे। और साची के टाइम पे भी नामी उसे कैरी करके ही हेल्प किया करती थी और धीरे धीरे फिर उनके कस्टमर्स वापस आने लगे थे और तब से लेकर आज तक उन्होंने खुशहाल जिंदगी जी है। उनके पास अच्छी मेमोरीज के सिवा कुछ भी नहीं है और ये वही घर है जिस घर में उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। सीन शिफ्ट होता है। साची और नागी अपने रूम में थे। साची कहती है उसे कोई आइडिया नहीं था कि उनके पेरेंट्स ने इतना सब सहा था। उन्हें तो बस ये पता था कि उनकी शादी जल्दी हो गई थी। वो उस रिच बिल्डिंग में रहने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही थी पर अब उसे मॉम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। नागी भी एग्री करता है। साची कहती है ये ड्राइंग मैंने बचपन में मजाक के तौर पे बनाई थी और ये क्रैक हमारी लड़ाई की निशानी है, ये सब चले जाएगा। वो ऐसा नहीं चाहती थी। ये सोचकर वो रो रही थी। नागी उसके सर पे हाथ रखकर उसे सिंपैथी देता है और फिर डैड से उस रीडेवलपमेंट के डॉक्यूमेंट मांगता है। जो रियल इस्टेट कंपनी उस जगह को ले रही थी वो दोइजिमा कंपनी थी। ये देखकर नागी सरप्राइज हो जाता है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो इस कंपनी का जिक्र पहले भी हो चुका है, तो कमेंट कर देना कि ये किसकी कंपनी है और कौन बहुत ही नियर चैप्टर्स में हमें दोबारा से देखने को मिलने वाला है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय।